वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का नेचुरल साइंस का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, इस वीडियो को पूरा समझा रहा हूँ। मॉर्निंग वाले जो अलग से आंसर की डाली उसको भी देख सकते हैं, आंसर मैच करने के लिए इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो आप पेपर देंगे ना, इस पेपर से आइडिया ले लें, प्रैक्टिस के लिए इस पेपर को यूज करें। तो यह हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, बोलेगे ऑटोट्रॉफ। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब आपसे इनके बारे में पूछ रहे तो आपको इनके भी पता होना चाहिए। हेट्रोफ से इंसान आ जाएगा जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी जीव के अंदर जाकर उसकी चीजों को यूज करते हैं। जैसे हमारे सिर में जू चली गई तो हमारा खून चूसती रहती है, वो पैरासाइट हो गया। फिर है सेप्रोट्रॉफ्स, यानी कि मृत जीवी जो मरे हुए को खाते हैं। फिर सेकंड है, अगर हमें पानी को शुद्ध करना है तो इसमें सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है। अगर हमें डिसइंफेक्ट करना है वाटर को, पानी को जहरीला है उसको हमें सही करना है ताकि पीने लायक हो जाए, कीटाणु है ना, कीटाणु उनको मारना है, तो क्या यूज करेंगे, क्लोरीन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड है, एक इंद्रधनुष आकाश में कब दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए जब सन हमारे पीछे होता है तभी इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये जो आया ना ये प्रैक्टिस के लिए यूज कीजिएगा, नए क्वेश्चन बनकर आते हैं। ये आंसर सारे यहीं पर मेंशन किए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा जो चेंज है वो केमिकल चेंज है। देखो दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक केमिकल होता है, दूसरा फिजिकल होता है। जिसमें कोई नई चीज बन जाती है उसे केमिकल कहते हैं। तो कागज का जलना केमिकल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन बन गया। बर्फ का पिघलना, कागज का फटना, कांच का टूटना, ये सारे भौतिक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आना तो है ही, आप अच्छे से कंसेप्ट समझ लो कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो यहां पर पूछा था केमिकल चेंज, तो आंसर क्या आ गया, बर्निंग ऑफ पेपर। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कागज का फटना क्या, बोलोगे भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। पेपर को फाड़ रहे हैं तो क्या है, फिजिकल चेंज है, कोई नई चीज नहीं बन रही ना, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि केचुर मेंढक अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो बताओ इनकी त्वचा होती कैसी है। देखो पानी में रहते हैं, ठीक है, या मिट्टी के अंदर रहते हैं। इनकी जो स्किन होती है ना, ये मोस्ट सेम ही होती है। तो ये तो आपने चैप्टर से पढ़ा तो उसमें मेंशन किया, तो आपको वहीं से बताना पड़ेगा। फिर कह रहा आलू पौधे की आंख आलू के पौधे से उसी प्रकार समान है, बताओ। तो जैसे देखो, जैसे आलू में हल्का हल्का पौधा सा निकल जाता है, ऐसी बायोफाइलम आपकी बुक में बना हुआ है, उसमें नई नई जो है पौधे निकल जाते हैं, है ना। तो इसके जैसा किसमें होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी था। अब यहाँ पर जैसे फ्लावर के बारे में दे रखा है ना, तो आप फ्लावर के बारे में पढ़ लेना। जैसे एंथर जो है वो जो है ना पौधे में, जैसे इंसानों में बॉय गर्ल होता है ना, ऐसे पौधों में जो एंथर है वो बॉय की तरह काम करता है। तो उसके कौन से पार्ट है, ऐसे स्टिग्मा में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपकी बुक में बना हुआ है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्त्री के असर में, ठीक है, ये वाला पूछ सकता है। स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। जब परागकण अपने ही व्यतिकाग्र में चला जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं, जब वो दूसरे में जाता है तो उसे पर परागण कहते हैं। इंग्लिश में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होता है। अगर एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी स्टिग्मा में गिर जाए जिसका वो फूल है, एक ही फूल में, तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फूल में जाके गिर रहा है तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। आपको जो क्वेश्चन आया है उसके आसपास के चैप्टर के अंदर से पढ़ना है अगर आप पूरे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। जैसे युग्मनज किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मकों के युग्मन से जो बनता है उसे युग्मनज कहते हैं।
और इस प्रक्रम को हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद भ्रूण बनता है, फीटस बनता है। तो आपको लाइन से लगाने की भी आ सकता है। पहले जाइगोट होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद फीटस, एम्ब्रो यानी कि एम्ब्रो। ठीक है, तो ये युग्मन है, निषेचन फिर भ्रूण। तो आपको लाइन से लगाने को भी आ सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बीज अलग अलग जगह कैसे जाते हैं। तो आप बता सकते हो कीड़े मकोड़ों के द्वारा। और जो बीज होते हैं उनमें इस प्रकार की संरचना होती है जैसे पंख, जिससे वो दूर दूर तक चले जाते हैं। तो ये आपको यहाँ इसे पढ़ना है क्योंकि इस बार आने के चांसेस लगते हैं इसके ज्यादा। ठीक है, आपको सोचो इतनी दूर दूर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, वहां तो किसी ने बीज भी नहीं डाले होंगे, कैसे उग गए? कभी सोचा आपने? तो यही रीजन है, उनमें पंख से होते दूर तक चले जाते हैं और फिर वो मिट्टी में मिलते हैं, वहां पौधा उग जाता है, पेड़ उग जाता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये कह रहा है वो कौन सा विलेन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पर बोल रहा है जो नीले को लाल कर देता है उससे बोलेंगे एसिडिक। मैंने याद करने का तरीका बताया था ना, भीमराव अम्बेडकर। और अगर रेड से ब्लू हो जाए तो उसे बेस कहेंगे। और मैंने आपको हल्दी का भी अच्छे समझा रखा था, गुड़हल का भी समझा रखा था, और जो सैंपल में पहले प्रोवाइड किया ना आपको, आप उन वीडियो को जरूर देख लेना। ये कह रहा है, देखो ये आंसर सारे हैं। ठीक है, वही आपको मैं बताया समझा ही रहा हूँ। ये कह रहा है अगर एसिड और बेस मिलेंगे तो इसमें से वो कौन सा रिएक्शन होता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण। ये कह रहा है क्या होगा जब रक्त में प्लेटलेट्स उपस्थित नहीं होंगे। देखो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, यही खून का थक्का बनाते हैं, मतलब खून को बहने से रोकते हैं। और अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो खून बहता रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? ब्लड्स विल नॉट क्लॉट। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो खून का थक्का नहीं बनेगा और खून बहता रहेगा। ठीक है, फिर कह रहे पौधों में जड़ों से अन्य भागों तक जल को ले जाने का काम कौन सा टिश्यू करता है। ये कह रहे उस टिश्यू का नाम बताओ जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के। तो उसका आंसर है जाइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है वो पानी लेकर जाता है। अगर फ्लोएम का पूछेगा, अगर वो फ्लोएम का पूछेगा, फ्लोएम क्या करता है? तो ये खाने का ट्रांसफर करता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? खाने का ट्रांसफर करता है। फिर नेक्स्ट है, अगर वन है वहां जीव अपने आप को मतलब जिंदा रख रहे हैं, खुद भोजन बना रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बोला जाता है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। वो अपना खाना खुद बना रहे हैं ना। ठीक है, और ये अपमार्जक पता है क्या होते हैं? ये पर्यावरण को साफ करते हैं। जो जीव जंतु मर जाते हैं ना जैसे जंगलों के अंदर, तो उनको खाने के लिए बहुत से जानवर आ जाते हैं, जैसे गिद्ध आ जाता है, कौवे आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ गिद्ध आप इसका एग्जाम्पल है स्कैवेंजर्स में, क्योंकि वो पर्यावरण को साफ कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो बदबू मार जाए, कितनी बीमारी फैल जाए, है ना। और कंज्यूमर हम है जो चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो एक और ये डिकम्पोजर पता है क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया आते हैं जो मर जाते हैं ना, उनको टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कर देते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं। जबकि जो स्कैवेंजर होते हैं ना वो सीधा उन्हें खा जाते हैं, ऐसे में जैसे वल्चर वगैरह हो गए। ठीक है, तो दोनों में जो है ना ये हल्का सा डिफरेंट है। ये उसको बहुत बारीक बना रहे हैं और मिट्टी में मिला रहे हैं, और ये खा रहे हैं। ठीक है, और पर्यावरण को साफ कर रहे हैं। दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा पेड़ नहीं है। अब ये अगर पेड़ की जानकारी नहीं है तो आप गलत कर दोगे। तो प्रोक्यूपाइन को पेड़ नहीं है, ठीक है, शाही को पेड़ नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। ये कह रहे मृतजीवी पोषण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये कह रहे सैबोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, आपको इसका एग्जांपल देना है। देखिए इंग्लिश में तो मैं पहले आपको दिखा दूं, फिर हिंदी में बताता हूँ। देखो सैबोटॉप वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन मरे हुए जानवर से प्राप्त करते हैं, फंगी और ब्रेड हो गए। ठीक है,
हिंदी में इनको बोलते हैं यहाँ पर मृत जीवी। ठीक है, तो ये लिखा ना, वह जीव जो मृत और जो विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आप देखिए ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है लकड़ी का जलना और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दो अलग अलग परिवर्तन क्यों माने जाते हैं? बताओ। आप बोलोगे जो लकड़ी का जलना है ना वो क्या है? आप बोलोगे लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, और लकड़ी को टुकड़ों में तोड़ना फिजिकल चेंज है। ठीक है, और आप बोलोगे ये एक नई चीज बनी है, इसमें कोई नई चीज नहीं बनी है। तो आपसे ना इनडायरेक्टली फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंट पूछ रहा था। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपसे डिफरेंट पूछ रहा था। देखो ये लिखा, बर्निंग वुड केमिकल है जबकि लकड़ी को काटना एक फिजिकल है। समझ में आ गई? और लिखा है इसमें नई चीज बनी है ऐश, और इसमें क्या बना है लकड़ी। तो हिंदी में समझ में आ गया, हिंदी में भी लिख लोगे। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जैसे कागज को फाड़ दिया। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी नई चीज का निर्माण होता है। देखो लिखा है ना, भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये, हमें उपयोग की गई चाय पत्ती को सिंक में क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो ये कह रहा है वाई शुड वी नॉट थ्रो यूज टी लीव्स इनटू द सिंक। आप बोलोगे क्योंकि एक तो पानी में नहीं घुलती, दूसरा जिस जगह जाएगी ना वहां पे जो पाइप है ना वो जाम हो जाएगा, पाइप क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो चैप्टर नंबर 13 है ना, ये देखो लिखा, चाय की पत्ती, बच्चे को खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। इन नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं, नालियों को जाम कर देते हैं, ये लिखना था मैंने। समझ में आ गई? तो बुक अच्छे से पढ़िए तो सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं विद्युत के सुचालक तथा कुचालक क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। आपको मैंने अच्छे से समझाया था। ये कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट पास हो जाता है, इंसुलेटर जिसमें करंट पास नहीं होता है। ठीक है, देखो एक एक लाइन का आंसर लिखना था आपको। कंडक्टर जो होते हैं वो अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, जैसे कॉपर हो गया। इंसुलेटर क्या होते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, उसमें करंट पास नहीं होता। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, सुचालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और कुचालक में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सुचालक का एग्जाम्पल आप तांबा लिख दोगे और कुचालक का एग्जाम्पल लकड़ी लिख दोगे। फिर कह रहे ये नहीं करना तो ये करो। ये कह रहे सभी विद्युत उपकरणों में विद्युत फ्यूज की आवश्यकता क्यों होती है? आप मुझे बताइए कि हम फ्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, कोई डैमेज ना हो सके, इसलिए बस आप बना के लिख दोगे। फ्यूज जो करता है, क्या करता है, वो मेल्ट हो जाता है जब ओवरलोड हो जाए, इस सर्किट को तोड़ देता है और डैमेज को बचा, मतलब डैमेज होने से बचा देता है। तो आप हिंदी में तो लिख लोगे ना, अगर पूछेगा फ्यूज की आवश्यकता क्यों, बोलोगे नुकसान से बचने के लिए, ताकि अगर ज्यादा विद्युत धारा आ जाए तो कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बस इस तरीके से आसान था ये। फ्यूज के बारे में लिखा है, देखो शीघ्र खुद टूटकर पिघल जाता है और इससे क्या होता है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए मेन ये चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहां पर देखो अगला है, ये कह रहे भोजन पर लार के प्रभाव की जांच करने के लिए आप कौन सी गतिविधि करेंगे? बताओ, गतिविधि का परिणाम भी समझाइए। तो ये कह रहा आपको बताना कौन सी एक्टिविटी करोगे टू चेक द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना रिजल्ट को। देखिए आपको मैंने अच्छे से बताया था कि अगर हमें चेक करना भोजन में तो हमें ये चेक करना होता है कि उसमें स्टार्च है या नहीं। हम क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन को लेंगे, अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया
तो उसके अंदर स्टार्च है, शुगर है। अगर नहीं हुआ तो नहीं है, तो आप लिखोगे हम जैसे पोटैटो के स्लाइस को ले लेंगे, ठीक है, और हम उसमें फिर आयोडीन के साथ टेस्ट करेंगे। अगर उसमें जो है ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ तो उसके अंदर मतलब स्टार्च या शुगर नहीं है। अगर हो गया तो स्टार्च या शुगर है, ठीक है। और हमारे मुंह में सैलिया माइलस है, ठीक है, उससे ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लाला ग्रंथि होती है, तो लाल रस निकलता है। यहाँ पे इन्होंने लाला रस निकलता है, लाल रस नहीं, लाला रस यहाँ इन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई है, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा थल समीर और समुद्र समीर क्या है, ये किस प्रकार बनते हैं। देखो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, आप बोलोगे जो सी ब्रिज है ना वो दिन में बनते हैं, कब बनते हैं, दिन में, ठीक है। और लैंड जो है ना वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब जब लैंड गर्म हो जाता है तो हवा जो है वो ऊपर उठने लग जाती है, और फिर समुद्र की हवा जो है वो अंदर की तरफ आने लग जाती है, ठीक है। और लैंड ब्रिज जो है वो कैसे बनता है, रात में बनता है, ठीक है। और रात में बनता है, लैंड जो होती है वो कूल हो जाती है, जिसकी हवा जो होती है वो समुद्र की तरफ जाने लग जाती है। मतलब सी ब्रिज में जो हवा होती है ना वो लैंड की तरफ जाती है, और लैंड ब्रिज में जो हवा होती है वो सी की तरफ जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो बहुत आसान है, समुद्र समीर दिन में हो रहा है और थल समीर जो है रात में हो रहा है, ठीक है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, ठीक है ना। समुद्र की ओर से आने वाली वायु, ठीक है, समझ में आ गई, समुद्र समीर कहते हैं। ऐसे ही ये रहा थल समीर, ये लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में इस बार विकिरण वाला आ सकता है, ठीक है। सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुंचती है ना वो जिस प्रक्रम से पहुंचे उसे विकिरण कहते हैं, ये आप पढ़ लेना, विकिरण, ठीक है, रेडिएशन मतलब इंग्लिश में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है ठोस पदार्थों में चालन कैसे होता है, आप बताइए। ये कह रहा है एक उदाहरण दीजिए। ये कह रहा है हाउ डज कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड, आपको इसका एग्जांपल देना है। देखिए कंडक्शन कैसे होता है, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ऊष्मा कैसे जाती है। तो बोलोगे सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, फिर हीट पास हो जाती है, बस इस तरीके से जो है आराम से हीट पास हो जाती है। तो यहाँ पर सॉलिड से बोल रहा है, तो हिंदी में इसको बोला जाता है, ठीक है, ठोस पदार्थों का चलन कैसे होता है। देखिए हिंदी में यहाँ पर आप देख रहे हो, हमने इधर से मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं और ये सारी मोम अपने पिघल गई, तो ये हीट ट्रांसफर हो रही है सॉलिड में। तो आपको ये बताना है कि चालन कैसे होता है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ जाती है तो वो चालन कहलाती है। तो ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ये आपको बताना था, जैसे यहाँ पे चालन और कुछ ऊष्मा रोधी होते हैं, कुछ चालक होते हैं, कुछ चालक होते हैं। तो आपको पढ़ने जैसे हो सकता है इस संबंध वाला दे दे, तो इसके आसपास की चीजें आप स्टडी कर लोगे ना, काफी आपको फायदा हो जाएगा। ये आप थर्ड चैप्टर में देख रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं, चाल को परिभाषित कीजिए और औसत चाल की गणना कैसे की जाती है, एक उदाहरण दीजिए। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो आपको खुद एग्जांपल देना था, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते थे, जैसे 60 किलोमीटर इन 2 आवर 30 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये आपने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। आपने डिस्टेंस ले ली, टाइम ले लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, स्पीड निकल गई, ठीक है। तो आपको पता है, देखो ये जो दूरी है इसका फॉर्मूला होता है 4 गुना समय, तो समय का होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। ऐसी आपसे अगर चाल का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा, दूरी बटे में समय कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछ सकता है चाल मापी क्या होती है, बोलोगे जो चाल को मापती है, पथ मापी जो दूरी को मापती है, और एक क्वेश्चन ये आ सकता है
कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 112 5 से मल्टीप्लाई करके बट्टे 18 से डिवाइड कर देना। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, नहीं तो 1000 बट्टे में 60 मल्टीप्लाई 60 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, जो इसमें आया ना क्वेश्चन, इसके आसपास के क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये 8वें नंबर पर ये और वाला है, ये कह रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और आप कैसे पता लगाओगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर दूर समय ग्राफ क्या है और ये एक समान गति के बारे में कैसे पता लगाओगे। ठीक है, इंग्लिश में तो लिखा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो बताता है कि आप समय जब बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से आप कितनी दूरी जो है तय कर रहे हैं। ठीक है ना, समझो। और फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो आप लिखोगे दूर समय जो ग्राफ होता है ना, तो जैसे समय बीत रहा है तो आप कितनी कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो उसको जो प्रदर्शित करता है ना ग्राफ, उसे दूरी समय ग्राफ कहते हैं। समझ में आ रही है। तो अगर आपसे पूछेगा, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का कैसे पता चलेगा, ये कह रहा है कि ऐसे ग्राफ से एक समान गति को कैसे पहचाना जाएगा। अगर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम सच ए ग्राफ, तो आप बोलोगे देखो इसमें एक्स एक्सिस पर देखो, ध्यान समझ लो, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसमें समय को दिखाया जाता है, वाई एक्सिस में दूरी को दिखाया जाता है। तो इनकी वजह से जो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बना रहा है, अगर एक सीधी रेखा बन रही है, तो हम उससे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब बराबर समय में बराबर दूरी तय की जाती है ना, उसे एक समान गति कहते हैं। व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताना था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, इसलिए मैं आंसर की भी दिखा रहा हूँ। फिर देखिए ये 9th क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि शतरंगों की पहचान करनी है। देखो मछली किससे सांस लेती है, गिल से, इंग्लिश में क्लॉम। केचुआ त्वचा से, जो मनुष्य है वो फेफड़ों से, कीड़ा जो है श्वासन से, मेंढक फेफड़े से भी ले सकता है, त्वचा से भी ले सकता है। अच्छे से पढ़ लो, क्या पता यही ऑप्शन में देते कि मेंढक किससे सांस लेता है, ए फेफड़े, बी त्वचा, सी दोनों, दोनों से ना, इस तरीके से। तो आप इनको ऑब्जर्व अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इंग्लिश में पढ़ लो, फिश गिल से, अर्थवर्म स्किन से, ह्यूमन लंग से, इंसेक्ट स्पाइकल से, जैसे केंचुआ भी है स्पाइकल से लेता है, फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों से। ठीक है, 10th क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन को समझाइए। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ना, उसको आपको पूरा बताना कैसे कैसे काम होते हैं। देखो इंग्लिश में तो बता रखा है कैसे। देखो जो पॉलन होते हैं ना, स्टेमिन से यानी कि एंथर से ट्रांसफर हो जाते हैं पिस्टिल में, सिग्मा में, फिर वो एक ट्यूब के अंदर जाते हैं और उससे फर्टिलाइज हो जाते हैं दोनों, और जब फर्टिलाइज हो जाते हैं ना तो बीज बन जाता है। तो ये आपको पूरा प्रोसीजर बताना है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये पूरा प्रोसीजर आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये किस तरीके से, जो यहाँ पर आप ये एंथर देख रहे हैं, ठीक है, जिसे नर युग्मक कहा जाता है, और इसमें से पराग कण निकलते हैं और जो व्यतिकाग्र में चले जाते हैं, और फिर ये सारा प्रोसीजर बता रखा है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो ये कह रहा है कि वैटोडिक प्रोपेगेशन क्या है। देखो काय प्रवर्धन क्या है। आप बोलोगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज पैदा करने की शक्ति नहीं होती, तो वो अपने जड़ से, तने से, पत्ती से जब अपने आप को ग्रो करते हैं ना, उसे कहते हैं वैटोडिक प्रोपेगेशन। ये बोलोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये। वो अपने वैटोडिक पार्ट से ना, जैसे जड़ से, स्टेम से या लीफ से एक नया पौधा जो उगा पाते हैं, तो उसी को यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो आपको ये काय प्रवर्धन के बारे में पूछ रहा है। देखो काय कलिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कायिक भागों से वो अपने को पैदा करते हैं। ठीक है, ये रहा काय प्रवर्धन। तो आपको ये बताना है, जैसे आप गुलाब की डंडी तोड़ के लगा दोगे ना, तो नया गुलाब का पौधा उग जाएगा। तो ये काय प्रवर्धन, इसके फायदे के, जल्दी पौधे हो जाते हैं, इससे आय भी अच्छी हो जाती है, ऐसे आप बहुत से फायदे इसके बता सकते हो। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन में बहुत सारे पार्ट है ना,
तो आप उन्हीं से पूछेंगे, आलू का पूछ सकता है, अदरक का पूछ सकता है, ठीक है, आपसे यीस्ट का मुकुलन पूछ सकता है, जो मुकुल से पैदा हो रहा है, ठीक है, ब्रायोफाइलम का पूछ सकता है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखें। ये अलैंगिक के प्रकार है, ठीक है, आसेक्सुअल के टाइप हैं सारे के सारे। ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, बीजाणु निर्माण, खंडन, मुकुलन, आपसे पूछ सकते हैं कि अलैंगिक के 5 बताओ, ये 4 प्रकार बताओ, बता दोगे? हिंदी में मुकुलन, खंडन, विखंडन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वाइटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारे असेक्सुअल में आते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल जिसमें 2 जनों की जरूरत पड़ती है, जो हमने पढ़ा था। ये लड़का होता है एंथर पुंकेसर, ये लड़की होती है स्त्री केसर, ठीक है। और इसके जो अंदर हल्के से हल्के ऐसे कर्ण से होते हैं, जिसे परागकण कहते हैं। और ये जब इसके अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे बीजों का निर्माण हो जाता है, और उसको ये निषेचन पूरा बता रखा है, ये पूरा प्रोसीजर। इस तरीके से जब वो बीज होते हैं ना, फिर उसकी कलियां टूट जाती है, धीरे धीरे वो फल बन जाता है। पहले फूल होता है, फिर वो बाद में फल बन जाता है। ये देखो, इसलिए कभी आपने सोचा है कि फल के अंदर बीज कहां से आए? ये बीज पहले कैसे चलेगा अंदर? फल तो पूरा बंद था, एक्चुअल में पहले बीज ही बना है। और पौधा इस बीज की रक्षा करने के लिए इसके आसपास खाना स्टोर कर देते हैं, और वही खाना हम खा लेते हैं। समझ में आई? उस फ्रूट को हम खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पौधा तो हर वक्त बनाता रहता है, और जब उसका वेस्ट होता है तो उसे घेर देते हैं, और हम उसे पहले तोड़ लेते हैं कि खराब ही ना हो। नहीं समझ आई? ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मिरर के रिगार्डिंग आया था, ठीक है। तो ये कह रहे वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त हो सकता है उसे कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? बताओ। ये कह रहा है जब इमेज हम स्क्रीन पर गेट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? देखो, जिसको हम इमेज को हम दिखा सकते हैं वो रियल इमेज होती है। जिसको हम पर्दे पे दिखा सकते हैं ना, वो रियल होते हैं। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था पहले, ठीक है। और ये कह रहा है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? आभासी। क्या बोलेंगे? आभासी, ठीक है। ये देखो इंग्लिश में रियल वर्चुअल इन्होंने सिर्फ आंसर लिखा है, ठीक है। जिसको हम पर्दे पे दिखा सकते हैं वो रियल होते हैं, जिसको हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते तो वर्चुअल कहते हैं। ये देखो, ये वास्तविक जिसको हम पर्दे पे दिखा सकते हैं, और आभासी को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, इसी को खालिस्तान के रूप में दे दिया कोई इस स्टडी। फिर ये कह रहा है कि दर्पण, देखो ये कह रहा है डैश दर्पण को वाहनों के पीछे वाली चीज देखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इससे डैश और डैश प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, पीछे चीज देखने के लिए ना हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोटो बनती है ना वो आभासी और सीधी बनती है, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर आपने ये पिक्चर ऑब्जर्व की होगी ना, तो ये क्या है? ये कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण है, क्योंकि इससे जो फोटो बनती है ना वो आभासी और सीधी बनती है। इंग्लिश में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो देखो, दोनों मीडियम में, इसलिए मैंने हिंदी में बुक ले ली, इंग्लिश में आंसर की दी गई थी इसलिए, ठीक है। दोनों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर में आ गया कॉन्वेक्स और वर्चुअल, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया है कॉन्वेक्स और वर्चुअल। ये कह रहे बताओ, एक डैश सूर्य के प्रकाश की किरण को डैश रंगों में विभाजित कर देता है। तो देखो यहाँ पे प्रिज्म लिख दो, प्रिज्म लिखा था यहाँ पर। प्रिज्म जो होता है 7 रंगों में तोड़ देता है, ठीक है ना। प्रिज्म में से 7 कलर निकलते हैं ना, या अगर किसी बच्चे ने व्हाइट लाइट लिखा है तो अब टीचर के ऊपर वो सही करते नहीं करते। देखो, ये प्रिज्म होता है, इसमें से जब व्हाइट लाइट को छोड़ जाता है 7 रंगों में टूट जाता है। समझ में आई? 7 रंग होते हैं ना। और पता है इन 7 रंगों को याद कैसे किया जाता है? पता है? विबग्योर, विव GYOR, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है, देखो लेंस आ गया। लेंस और मिरर दोनों अलग अलग है। अगर एक अवतल लेंस सदैव डैश आभासी और वस्तु से डैश प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना, ये कह रहा है वर्चुअल, और ये कह रहा है एंड इमेज देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ना जो कॉनकेव लेंस है उसके रिगार्डिंग बताना था।
तो ये देखो ये कॉनकेव होता है। देखो ये लेंस के बारे में पूछा है, और ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ये उत्तल है, ये अवतल है। ये कॉनकेव है, याद करने का तरीका, याद केव है, ठीक है, कॉनकेव। और ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, ठीक है, ये वैक्स, ठीक है। तो अब देखो इसके बारे में और यह दे रखा है। देखो उत्तल लेंस किसे कहेंगे? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। ये बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है, ठीक है। ये लिखा वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है ना, एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात चला रहे हैं कॉन्वेक्स के बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, वो किनारों से क्या होता है? पतला होता है, थिन होता है, बीच में मोटा होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो कॉनकेव लेंस के बारे में पूछ रहा है। तो कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। क्या बनती है? इरेक्ट बनती है और छोटी बनती है। तो इस वाले में आंसर फोर्थ में इरेक्ट और यहाँ छोटी बननी थी, क्योंकि ये जो कॉनकेव होता है ना, ये क्या करते हैं? इमेज को छोटा बना रहे हैं। ये लेंस की बात चल रही है, लेंस की। तो कोई लेंस है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और आपसे पूछ भी लेता है ये जो आवर्धक लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो, इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भाग को देखने के लिए किया जाता है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का ये लेंस है, ठीक है। और ये एक उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस लीजिए, ठीक है। उत्तल लेंस होते हैं आवर्धक लेंस। कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कौन से? कॉन्वेक्स लेंस, ओके। और ये आप अच्छे से याद कर लेना। देखो ये उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है। तो ये जो उत्तल लेंस होते हैं ना, जो कॉन्वेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं। क्या होते हैं? कन्वर्जिंग। और ये क्या होते हैं? डाइवर्जिंग होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्जिंग, ठीक है। ये देखो, ये लिखा है अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित करता है, इसे अपसारी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपसारी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कौन सा लेंस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ लिया था, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ये कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। हिंदी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये ना जो सेक्शन ई है, इसमें केस स्टडी दी है, बहुत आसान होता है, आप इसे ध्यान से पढ़ के कर सकते हैं। कह रहे एक किसान ने लिटमस पेपर से मिट्टी की जांच की और पाया कि उसके खेत में जो मिट्टी है ना, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, अम्लीय है, और फसल की वृद्धि सही से नहीं हो पा रही है। उसने अम्लता को कम करने के लिए मिट्टी में चूना डाला। क्या डाला? चूना। कुछ दिनों बाद फसल अच्छे तरीके से बढ़ने लग गई। अब बताओ, वह बता जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? बताओ, कितना आसान पूछा गया है। फार्मर है, उसके खेत में क्या पाया गया? एसिडिक। अब उसने चूना डाल दिया, फसल अच्छी होने लग गई। अब बताओ, अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो वो कौन सा उस सब्सटेंस का नेचर क्या है? बताओ। देखो मैंने याद करने का तरीका बताया, रेड से ब्लू हो जाए तो रवि बना बहादुर, तो क्या होगा? बेस होगा, हाँ या ना? तो आप कह लिखोगे कि ये शार्की होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। देख लो कितना आसान पूछा था। जिस बच्चे को नहीं पता वो कैसे करे। कह रहा है अम्ल के क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर दो चीजें क्या बनती है। देखो कितना आसान पूछा है। ये कह रहा है अगर एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? बताओ। अगर एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? सोल्ट और वाटर बनेगा ना। और मैंने कहा था इसकी इक्वेशन भी याद कर लेना, लवण और जल बनेगा, ठीक है। ये आप देख लो, लवण और जल बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है मिट्टी में चूना डालने से अम्लीय मिट्टी का उपचार कैसे होता है? बोलोगे क्योंकि चूना बेसिक है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण हो जाएगा, और फिर फसल अच्छे से उग पाएगी, ठीक है। ये देखो, ये इन्होंने पूरा करके दिखा दिया। आप भी ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। फिर ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना, नीचे वाला कर सकते हो कि फसल उगाने से पहले मिट्टी की प्रकृति जानना क्यों जरूरी है, ताकि ये पता लग सके कि इस पे एसिड ज्यादा है, बेस ज्यादा है।
अगर एसिड ज्यादा है तो हम बेस डाल देंगे, बेस ज्यादा तो एसिड डालेंगे ताकि फसल अच्छे से हो सके। समझ में आ गई? ये तो बना के लिखने वाला था। 13 मानव में परिसंचरण तंत्र ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से सुनो, पहले हिंदी में सुनो। हृदय धमनियों में रक्त को पंप करता है जो इसे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। शिराएं रक्त को हृदय में वापस लाती है। पौधों में जाइलम जड़ों से पत्तियों तक खनिज ले जाता है। देखो इसका आंसर में यहाँ मिल गया जो शुरू में एमसीक्यू था, है ना। ये कह रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। ये कह रहा था हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आर्टरीज व्हिच कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वीन्स क्या करती हैं? ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट। मतलब हार्ट से जो खून पूरे शरीर में जाता है वो आर्टरी से जाता है, और पूरे शरीर से खून जो दिल में वापस जाता है वो किससे जाता है? वीन से जाता है। ये कह रहा है जो पौधे है ना उनमें जो जाइलम होता है वो मिनरल्स लेके जाता है रूट से पत्तियों तक। अब ये कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है? पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि हृदय से सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम बताए। देखो कितना आसान है, कितना आसान पूछा। क्या कह रहे हैं? आपको उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब दिल से पूरे शरीर में लेकर जाती है। बताओ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या नाम था उसका? ये देखो, ये लिखा ना, हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज। तो इसका आंसर आर्टरी से इसी में से ढूंढ के लिखना है। मैं इसीलिए यहाँ पर पैसे करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। ठीक है, आर्टरीज क्या करती है? दिल से खून को पूरे शरीर में लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला। यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको उसमें ढूंढना है। कह रहे पौधे के कौन सा उत्तक पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाते हैं। अब देखो यहां पर इसने फूड का लिख दिया, लेकिन बताया यहाँ पे पानी का, मिनरल्स का। तो ये आपको अपने बताना था। बताओ पौधे के अंदर वो कौन सी चीज है जो खाने को ट्रांसफर करती है? आप बोलोगे फ्लोएम है। ठीक है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये कह रहा है पशुओं और पौधों में पदार्थों के परिवहन की तुलना करिए। बताइए जानवरों और पौधों में कैसे ट्रांसफर होता है, एक समानता और एक भिन्नता बतानी है। तो अगर बच्चे ने पैसेज का थोड़ा बहुत लिख दिया तो भी उसको मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बताया गया था ये इंसानों का बताया गया था, और ये जो जाइलम है ये किसका बताया गया था? पौधे का बताया गया था। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखोगे, लिखोगे कि पौधे और जानवर दोनों ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन को, वाटर को, गैस को, हार्मोन को ट्रांसफर करते हैं। दोनों ही अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं स्पेशल टिश्यू से। दोनों में अंतर क्या है कि देखो पौधों में ना, पौधों में जो पानी का जो ट्रांसफर है ना, जो और चीजों का जो ट्रांसफर है वो ऑस्मोसिस या इवेपोरेशन से होता है। सुन रहे हो? जबकि इंसान जो होता है ना, जो खून ट्रांसफर करता है वो पंप करता है, पंप। देखो हमें इसी में आंसर था। अगर वो बच्चा लिख देगा ना कि पौधे जो होता है वो पंप नहीं कर सकते, जबकि इंसान का जो दिल है वो पंप करता है। तो अपने आप डिफरेंट पता लगे, मतलब इसी में आंसर मिल जाएगा और बच्चा ध्यान से ढूंढेगा, सोचेगा। अगर ऊपर वाला नहीं करना नीचे लगा सकते हो। यदि किसी पौधे का अधिकांश जाइलम उत्तक नष्ट हो जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बताओ। अगर पौधे का जाइलम टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा? आप बोलोगे पानी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, मिलने का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और पौधा मर जाएगा। हाँ है ना? आई समझ? तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये देखो ये बहुत आसान है। ये देखो ये कह रहा है स्कूल प्रयोगशाला में छात्रों ने नाइक्रोम तार की कुंडली को बैटरी से जोड़ा। ठीक है, कुछ समय बाद तार गर्म हो गया और चमकने लगा। शिक्षक ने बताया कि ये विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण है। आपने हीटर देखा ना, हो जाता है उसकी गर्म और वो चमकने लग जाता है, बहुत गर्मी निकलती है। यही प्रभाव कई घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त होता है। ये देखो कितना आसान पूछा है, पहले से आपको हिंट दे दी। ये कह रहा है इन स्कूल लैब स्टूडेंट्स कनेक्टेड अ कोयल ऑफ नाइक्रोम वायर टू ए बैटरी। आफ्टर सम टाइम द वायर बिकेम हॉट, वायर खुद बहुत गर्म हो गई और चमकने लग गई। हाथ हो गया, हाथ जल जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाती है, आग निकल रही होती है उसमें। टीचर ने बोला ये हीटिंग इफेक्ट है बच्चों, जो घरों में भी किसी न किसी रूप में यूज होता है।
अब आपको बताना है, बताओ तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है। बताओ इतनी जरा जो उसमें हीट हो गई वो किस पे डिपेंड है। आप बोलोगे एक तो तार की लेंथ कितनी है, तार की मोटाई कितनी है, टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, तार की लंबाई, तार की मोटाई, ठीक है। फिर क्या आप बताओ घर में यूज होने वाला हीटिंग इफेक्ट से चलने वाली चीज है, बताओ। सबको पता है, हीटर, टोस्टर, गीजर, कुछ भी लिख दो, यहाँ पर जो इन्होंने लिखा वो भी देख लो। फिर कह रहे यदि हीटर में धारा बढ़ा दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलोगे अगर करंट को बढ़ाएंगे तो हीट और ज्यादा निकलेगी। बस कितना आसान था ना, था ही नहीं थी। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि पैसे जरूर करना, पहले कर लो। जब बच्चे में टाइम छूट जाता तो छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है ना एग्जाम में। लेकिन अगर फिलामेंट बल्ब की टूट जाएगी तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा। देखो कितना आसान है। आप बोलोगे नहीं होगा, बल्ब चलेगा नहीं। बताओ इतना आसान पूछा था। और बच्चे पैसे को देख के पता नहीं सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, कैसे करना है, कैसे नहीं होगा। बस आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, मजा आ जाएगा। अब देखो अगला, ये कह रहा वन में पौधों और जंतुओं की बड़ी विविधता होती है नहीं होती। ये कह रहा वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हाँ है ना। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और जल को भूमि से में रिश्ते में सहायता करते हैं। कृषि, सड़कों और भवनों के लिए वनों की कटाई मिट्टी अपरदन और कई जंतुओं के आवास के नुकसान का कारण बनती है। होती नहीं होती। अब देखो इंग्लिश में देखो, ये कह रहा फॉरेस्ट के अंदर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स होते नहीं होते। ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है उनमें। ये कह रहा जो रूट्स होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, पानी की सीपेज को जो है हेल्प करते हैं, ग्राउंड में पानी बना रहता है। जबकि अगर हम जंगल काटेंगे एग्रीकल्चर में, रोड बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, है ना। हैबिटेट नुकसान होगा जानवरों का। पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा। अब देखो आप खुद आंसर बता पाओगे। ये कह रहे वनों से प्राप्त होने वाले दो उत्पाद बताओ। बताओ हमें जंगल से क्या क्या प्राप्त होता है। आपके बुक में पिक्चर बना रखी है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप बता दोगे टिम्बर मिलता है, फ्रूट मिलता है, देखो कितना सारा मेडिसिन, रेसिन, हनी। अब बच्चे ये नहीं बता पाएगा कि जंगल से हमें क्या क्या चीज मिलती है, तो फिर वो क्या पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, देखो अच्छे से आपने देखा होगा। इसलिए तो कहते हैं बच्चे बुक की ना स्टडी नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, फिर कहते मेरे नंबर नहीं आए। तो मुझे पता आप सब अच्छी वीडियो देख रहे हैं और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आज गला बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए आपको बहुत धीरे धीरे लग रहा होगा सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा धीरे हो गए थे आज, है ना। ये कह रहे हैं वनों को संरक्षण के उपाय बताओ। बताओ अगर हम जंगलों को काटने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप बोलोगे देखो पेड़ नहीं लगाए, लोगों को जागरूक करें, ठीक है, पॉलिसीज बनाएं, इलीगल कटिंग को रोक दें। आप बना बना के सब लिख सकते हैं, मुझे पूरी मतलब हर कोई बच्चा लिख देगा ना। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के लिए। अभी कह रहा अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उसके नुकसान क्या है। देखो प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, सोल इरोजन हो जाएगा, जीव जंतु का रहने का स्थान खत्म हो जाएगा। ये सब इसी में था, कुछ इसमें से बता सकते थे। कह रहे ये नहीं करना तो ये कि वन बाढ़ को कैसे रोकते हैं। बताओ, बोले कि वन जो होते हैं ना पानी के प्रेशर को धीरे कर देते हैं तो बाढ़ अपने आप रुक जाएगी, है ना। और वन जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा को बने रहने देना चाहते हैं, ठीक है। और जड़ें जो होती है वो मिट्टी से बंधी रहती है तो पेड़ हिल जाता है लेकिन पानी को तेज से आगे बहने नहीं देता, हाँ या ना। तो आप बहुत सी चीजें बना बना के लिख सकते हो। जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा के करना। जिन्होंने पेपर दे दिया अब अगले पेपर की तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।